हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस यहाँ पे आ रही है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नेम लर्न विथ हिना है। बस इसी तरीके से आपको टाइप करना है एंड आपको इजीली वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। सो ये वीडियोस कुछ है मेरी जो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है सभी के लिए, जो भी नेट का एग्जाम दे रहे हैं और सेट के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये कॉमन होता है। और पेपर 2 है, अगर आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी एडुकेटर हूँ। आप जस्ट हिना जिन यहाँ पे टाइप कर देना और आपको मेरी ये प्रोफाइल दिख जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक फॉलो बटन दिखेगा तो आप फॉलो कर लेना। उसी के साथ अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो आप मुझे हेड्स भी डेडिकेट कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेशल क्लासेस है मेरी, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको मेरे प्रोफाइल के नीचे ही मिल जाएगी। ठीक है। सो कल मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है जहाँ पे मैं आपके साथ में एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ। सो 8 o'clock होगा, 8 AM। सो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। जस्ट मेरी प्रोफाइल में जाना अभी जाके, इस कोर्स में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले कोर्स में देखो यहाँ पे, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला कोर्स है ना, इसको आप ओपन करना। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा या एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वो कर लेना ताकि आपको क्लास जब रहेगी उससे 15 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि मेरी क्लास होने वाली है अभी। सो आप 8 o'clock खुद से ही आ जाना। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये कुछ हम आज एमसीक्यूज करने वाले हैं। कॉमर्स के है ये एमसीक्यू। हमारे पेपर 2 की कॉमर्स फर्स्ट यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट है, जिसमें मैं आज कुछ 10-11 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। सो डिस्कस कर लेते हैं। In the PEST framework, in the PEST framework for environmental analysis, what does the letter E stand for? So PESTL या PEST, ये अलग अलग नाम है। इसमें आपको पूछा गया है जो E है उसका फुल फॉर्म क्या है। E stand for what? ऑप्शन ए एथिकल, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल, ऑप्शन सी एजुकेशनल या ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स। सो पी आपको याद रखना है, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, एस स्टैंड फॉर सोशल एंड टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल। सो अगर आप देख सकते हो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चीजों को समझना है, कोई भी ऐसा नहीं कि ये तो एथिकल इकोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर एनवायरमेंट एनालिसिस के अंदर अगर आपने पेस्टल एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, जहाँ पे आपको लीगल भी एनवायरमेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ पेस्ट की बात हो रही थी तो मैंने इतना ही आपको डिस्कस करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेजिस फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन। सो क्या बोला गया है, लेजिस फेयर पॉलिसी। तो एक ना आप नाम से याद रख सकते हो कि लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पूरा फ्रीडम दिया जाता है, मतलब जो मन में आए वैसे आप काम कर सकते हो। आपके इसमें गवर्नमेंट का दबाव या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो भी रहेगी वो कम रहेगी कहीं ना कहीं पे। सो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखी जाती है। ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो रहती है ये प्राइवेट सेक्टर फर्म्स करते हैं, जहाँ पे वो अपने हिसाब से बिजनेस लेके आ सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रभाव कम रहता है। वही अगर मैं बात करूँ सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, तो यहाँ पे मेजर रोल गवर्नमेंट का प्ले होता है। गवर्नमेंट चाहेगी वैसे काम होता है, गवर्नमेंट का बिजनेस करती है वो, यहाँ पे वो किसके लिए करती है, सोशल वेलफेयर के लिए। और कैपिटलिस्ट का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मोटिव अर्न करना। मिक्स इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी रहती है जहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों ही इंक्लूड होते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट पैसे लगा रही है तो एंटरप्रेन्योर्स जो रहेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, वो अपना दिमाग लगाएंगे, वो अपने इनोवेशंस लेके आएंगे। सो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं फिर से बता देती हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं पे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि डिस्टिंग्विश दे रखे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे रखे हैं और उसके बाद में यहाँ पे लिस्ट 2 आपको दे रखी है। सो इकोनॉमिक आपको देखना है यहाँ पे किसके साथ में रिलेटेड है। ठीक है। पॉलिटिकल किसके साथ, सोशल कल्चरल किसके साथ में, और नेचुरल जो रहता है वो किसके साथ में। सो अगर मैं एक नॉर्मली आपको हिंट दे दूं तो देखना, सिर्फ दिमाग से काम करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं जुडिशियरी, रोल ऑफ जुडिशियरी के अंदर आएगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि
पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल होता ही होता है। सो अगर मैं देखूं बी का 2 मुझे लग रहा है, सो बी का 2 तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में ही देखने को मिल रहा है। सो मैं आराम से ए को कैंसिल कर सकती हूँ, बी को कैंसिल कर सकती हूँ और डी को भी कैंसिल कर सकती हूँ। तो देख लो सिर्फ एक ही पॉइंट से मैंने ये आंसर निकाल लिया है। इकोनॉमिक मेरा जाएगा ग्रोथ स्ट्रेटेजी के साथ में, पॉलिटिकल रोल ऑफ जुडिशियरी, सोशल इकोनॉमिक कहीं ना कहीं कल्चर, सोशल कल्चर था, सोशल कल्चर आपका कहीं ना कहीं कल्चर के साथ में रिलेटेड होता है, और नेचुरल जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो जो कि आपके अलग अलग जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो रहता है जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, या नेचुरल एनवायरनमेंट हो गए। तो ये सब अनकंट्रोलेबल होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन जो एग्जाम्पल है ये आपका इकोनॉमिक का एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनेक्टेड इन। सो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उन्हें एनेक्ट कब किया गया था। ऑप्शन देख सकते हो 24 अक्टूबर 1986, 24 अक्टूबर 1987, 24 अगस्त 1986 या 15 जून 1986। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 जो एक्ट लगता है वो एनेक्टेड किया गया था 24 अक्टूबर 1986। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एनेक्ट किया गया था 24 अक्टूबर को, और ये इनफोर्स आया था उसकी डेट अलग है। सो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इनफोर्स वो कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, द होल इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड ट्राइबल एरिया, या बोथ, डी का बोथ, बी एंड सी। सो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है अकॉर्डिंग टू अभी जो आर्टिकल 370 आया था उस हिसाब से होल ऑफ इंडिया, बट पहले हम इसे कहते थे कि वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होता था। ठीक है, सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द सेक्शन 2(1)(b of the Consumer Protection Act 1986, कंप्लेनेंट मीन्स, कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लेनेंट मतलब कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? सो ऑप्शन अ कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर एसोसिएटेड एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, या द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, या सभी के सभी। सो एक कंप्लेनेंट कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, या ऐसे कोई एसोसिएशन कंज्यूमर की जो रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चेयरमैन कौन होंगे? ऑप्शन ए, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट के, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, या लोकसभा के स्पीकर होते हैं। सो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन ए और बी को लेके, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन ए, दैट इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बनते हैं चेयरमैन किसके? सीसीपीसी के, मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द सैलरी और ऑनरेरियम एंड अदर अलाउंसेस पेबल टू द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द नेशनल कमीशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट, या द स्टेट गवर्नमेंट। सो देखो मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उसके उनको सैलरी और जो भी ऑनरेरियम या अलग अलग उनको अलावेंस जो भी देते हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन देगा? ऑब्वियसली उनके ऊपर वाली पार्टी, मतलब कौन? स्टेट गवर्नमेंट देंगे। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब ऐसे थोड़ा आप लॉजिक लगा के भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। Next question number 10. Which of the following point is covered by capitalist economic system? So capitalist economic system में कौन कौन सी चीजें? कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पूरा फ्रीडम होता है, गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती, अपने हिसाब से वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इकोनॉमिक, ऑप्शन बी प्राइस मैकेनिज्म, ऑप्शन सी अनप्लान्ड इकोनॉमी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को इकोनॉमिक फ्रीडम रहता है, उनको प्राइस मैकेनिज्म का भी
फ्रीडम रहता है। अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है क्योंकि गवर्नमेंट प्लान करके काम करती है, बट जो कैपिटलिस्ट होती है वो अनप्लान्ड रहती है। सो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर बन जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाव। सो ये 10 क्वेश्चंस थे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट के, जहाँ पे मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। स्कोर आप आपका कमेंट बॉक्स में बता देना, चाहिए कितना भी स्कोर हो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर अप कर लेना। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।